हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरिद्वाल। वेलकम टू आवर चैनल। हम आज कंटिन्यू कर रहे हैं 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 का नेक्स्ट पार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि महाराष्ट्र स्टेट एग्रीकल्चर सेक्टर से कितना पैसा कमाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सल्यूशंस क्या है। अब आज हम अपने सेकेंड सेक्टर की तरफ आ रहे हैं जो कि है इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री को हम सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। और आपको ये चीज़ तो पता ही होगा कि अपने महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपको लगेगा कि फेवर्ड डेस्टिनेशन माना जाता है जहाँ पे हम अपने इंडस्ट्रीज़ को स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि फॉरेनर्स भी जब इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो लोग महाराष्ट्र में इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज महाराष्ट्र जोग्राफिकल एरिया वाइज बहुत बड़ा है। तो अगर जिसकी एरिया वाइज बहुत बड़ी है तो वहाँ पे हम अच्छे से इंडस्ट्रीज़ को क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। और इंडस्ट्री सेक्टर में इतना पावर होता है कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स थे, जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे, वो अपने आप को शिफ्ट कर देते हैं टुवर्ड्स इंडस्ट्री, बिकॉज उसमें वो लोग ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और उसमें क्लाइमेटिक कंडीशंस का भी टेंशन नहीं रहता। बिकॉज इंडस्ट्री में तो हमें क्या करना है, फैक्ट्री के अंदर मशीन्स में प्रॉपर पूरा प्रोडक्शन का काम करना है। इसके लिए इंडस्ट्री सेक्टर थोड़ा सा रिस्की नहीं होता, बिकॉज ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसके लिए इंडस्ट्री से अपनी महाराष्ट्र भी अच्छा खासा पैसा कमाती है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट इंडस्ट्री। महाराष्ट्र इज एन इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट। महाराष्ट्र इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेट है। ओके, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्लेज अ मेजर रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, इट हैज़ पोटेंशियल टू एब्जॉर्ब एक्सेस लेबर फार्म फ्रॉम द फार्मिंग सेक्टर। अभी जैसे कि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर फार्मिंग सेक्टर होता है वो पूरा जो 12 मंथ्स है उसमें, मतलब पूरा एक साल कंटिन्यू किसी भी फार्मर का काम होता नहीं है। 3 महीना 4 महीना खेती होता है, उसके बाद सीजनल बेसिस पे उनका ऑक्यूपेशन है। तो बाकी महीना ये लोग क्या करें, तो इससे बेटर उनको लगता है कि इससे बेटर है कि लेट्स शिफ्ट टू इंडस्ट्री। एटलीस्ट 12 महीना उनके पास काम तो होगा और ये सीजनल बेसिस पे भी नहीं होगा और उनको आर्ली बेसिस पे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। ओके, तो ये भी वन ऑफ द रीज़न होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से लोग इंडस्ट्री एंड फिर सर्विस सेक्टर में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, अब अकॉर्डिंग टू सर्वे, ये एनुअल सर्वे निकाला था 2016-17 में। ठीक है, और ये एनुअल सर्वे होता है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री, ASI। ये इंडस्ट्रीज़ का क्या निकाला था, एनुअल मतलब पूरे साल का पूरा प्रॉपर रिसर्च करके सर्वे निकाला था। और सर्वे से ये मालूम पड़ा था कि अपनी महाराष्ट्र 16-17 के टाइम पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में टॉप पोजीशन में है। मतलब कंट्री में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको किसी स्टेट में अगर मिलेगा तो वो आपको महाराष्ट्र में मिलेगा। तो टॉप पोजीशन पे था और महाराष्ट्र जो था वो इंडस्ट्री सेक्टर से 18% ऑफ इनकम क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। ये 2016-17 की बात है। अभी और नए स्कीम्स आने के बाद तो और ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर 2020 के बाद, कोविड के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी चेंजेस लाए हैं। तो महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल सेक्टर में और ज़्यादा क्या किया रहेगा, इम्प्रोवाइज किया रहेगा। और जैसे कि मैंने बोला कि जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी महाराष्ट्र होती है कि महाराष्ट्र में हम क्या करें, इन्वेस्ट करें। देखो, अभी कुछ ईयर बोलूँगी, वो ईयर आपको याद रखना है। जैसे कि 1990, ठीक है, 1990 के टाइम पे जो गवर्नमेंट होती थी ना, वो फॉरेनर्स में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगाती थी कि फॉरेनर्स इंडिया में या पर्टिकुलरली किसी भी स्टेट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो उनमें काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस और सब कुछ होता था। लेकिन 1991 में, कौन सा ईयर हम बोल रहे हैं, 1991। तो 1991 में एक पॉलिसी आया, वो पॉलिसी का नाम है लिबरलाइजेशन। इसके बारे में भी आपको इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 में आप सीखोगे कि लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, फ्रीडम। तो जहाँ पे सारे फॉरेनर्स को फ्रीडम मिल गया कि वो लोग अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं
और ऑब्वियसली बात है फॉरेनर अगर किसी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो उनका फर्स्ट फोकस इंडस्ट्री ही होता है, बिकॉज इंडस्ट्री से आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। ठीक है, इसके लिए जब से 1991 का लिबरलाइजेशन का पॉलिसी आया तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी क्या हो गए, बढ़ गए। मतलब फॉरेन कंट्रीज़ के जो बिजनेसमैन है या जो भी इन्वेस्टर्स है वो लोग इंडिया में आके और पर्टिकुलरली महाराष्ट्र स्टेट में आके क्या कर रहे थे, अपना इंडस्ट्री चालू कर रहे थे। ओके, अभी इंडस्ट्री का पहले मैं मतलब बताती हूँ कि ये इंडस्ट्री होता क्या है। ठीक है, इंडस्ट्री में आप ये नहीं बोलोगे कि वहाँ पे फार्मिंग हो रहा है या आपको एक लैंड की ज़रूरत है। देखो, इंडस्ट्री का बेसिक मतलब होता है कि आप कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ नई चीज़ बनाना। मतलब जब आप किसी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देते हो। किसको, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में आप क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो। अब ये रॉ मटेरियल कुछ भी हो सकता है। लेट से आप टमाटो से टमाटो केचप बना रहे हो तो टमाटो आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और केचप हमारे लिए क्या हो गया, फिनिश गुड्स। लेट से आप कॉटन से कॉटन का शर्ट बना रहे हो तो कॉटन आपके लिए क्या हो गया, रॉ मटेरियल, और शर्ट क्या हो गया, फिनिश गुड्स। अभी आपको इससे क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है तो रॉ मटेरियल के लिए हम लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर की भी ज़रूरत है। यस, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं होगा तो हमें ये रॉ मटेरियल भी नहीं मिल पाएगा, और रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो आप आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग करोगे कैसे। इसके लिए एग्रीकल्चर एक बेसिक फाउंडेशन बन जाता है जिसके वजह से आप आगे का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो और सर्विसेज सेक्टर में जा सकते हो। ओके, तो इंडस्ट्री दो टाइप की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग होती है और एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री होता है। ये दोनों आपको इंडस्ट्री में आता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको OCM में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। हमने OCM के चैप्टर नंबर 1 में ये दोनों कॉन्सेप्ट को कवर किया था, तो आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हो OCM का चैप्टर नंबर 1 11th का, जिसमें ये दोनों इंडस्ट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल में सिखाया है। ओके, तो इसी को ही क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का बेसिक मतलब ये होता है कि जब कोई भी मटेरियल फैक्ट्री के अंदर जा रहा है और फैक्ट्री के अंदर जाके उस मटेरियल का आप शेप, साइज, कलर सब कुछ क्या कर रहे हो, चेंज कर दिए हो। मतलब आपने कुछ नया बना दिया उसका, तो आप क्या कर रहे हो, आप इंडस्ट्री के अंदर हो, आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। ओके, तो ये आपका कुछ इंडस्ट्री के बारे में है। और ये कुछ टॉपिक यहाँ पे दिया है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, FDI। जब कोई फॉरेन कंट्री में से कोई बिजनेसमैन है, कोई इन्वेस्टर है, कोई इंस्टीट्यूशन है जो इंटरेस्टेड होती है कि अपने इंडिया में किसी स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, तो फॉरेनर 1991 के बाद से जब से रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से कम हुए हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अलाउ किया है कि फॉरेनर स्टेट में इंडस्ट्रीज़ में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये लाइन आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ से, द लिबरलाइजेशन एक्ट ऑफ 1991 क्लियर्ड द पाथ ऑफ FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। ओके, महाराष्ट्र हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है कि महाराष्ट्र हैज़ बीन कंसिस्टेंटली रैंक्ड, ओके, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन इन इंडिया। अगर कोई फॉरेनर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी महाराष्ट्र को देता है। सो महाराष्ट्र नंबर 1 डेस्टिनेशन है इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, द स्टेट हैज़ रिमेन इन द फॉरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ FDI इनफ्लो, फॉरेन का इनफ्लो आना, ओके, इन द कंट्री। ओके, अब यहाँ पे दिया है, देखो, द FDI इनफ्लो इन महाराष्ट्र सिंस April 2000 till September 2017 was 6,11,760 करोड़। ये डेटा है 2000 से लेके 2017 के बीच का, जिसमें फॉरेनर का इतना इन्वेस्टमेंट है।
कितना है देखो, 6,11,760 करोड़, इतना पैसा अपने स्टेट में आया है इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। मतलब 100% में से 31% तो फॉरेनर का इन्वेस्टमेंट ही है अपने स्टेट में। तो आप सोच सकते हो इंडस्ट्री अपने महाराष्ट्र का कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है और इससे हम कितना पैसा कमाते हैं। ओके लेकिन जब कुछ कॉन्सेप्ट होता है, जब कुछ चीज़ें होती है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो यहाँ पे वही दिया है कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ जनरल प्रॉब्लम्स थे, वैसे ही इंडस्ट्री सेक्टर में भी कुछ तो प्रॉब्लम्स है। क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, जैसे कि डिले इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। देखो ऐसा नहीं होता है कि आप इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो तुरंत आपने ऐसा घुमाया मैजिक वॉन्ड और आपका इंडस्ट्री चालू हो गया। आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं और आपको पता ही है कि गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स अगर है तो मतलब वो तुरंत झटके में नहीं होगा, टाइम लगेगा वो प्रोसीजर सब कुछ एकदम प्रॉपर फुलफिल होने में। ओके दूसरा प्रॉब्लम है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल डेवलपमेंट। देखो इंडस्ट्री में आप रैंडमली कोई भी वर्कर को हायर नहीं कर सकते हो, आपको ऐसे वर्कर की ज़रूरत होती है जिनको मशीन का प्रॉपर नॉलेज हो, जिनके पास आर्ट हो जो भी उनका काम है। लेकिन वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम अपने महाराष्ट्र में इतना नहीं है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हम लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर काम कैसे करना है, क्वालिटी चेक होता है, बहुत सारे काम होते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो ये सब काम करने के लिए हम लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेनिंग के लिए अपने पास महाराष्ट्र में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो ये स्किल डेवलपमेंट के लिए अपना जो एजुकेशन सेक्टर है वो काफ़ी अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, जिससे हम आप अपने स्कूल टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे ये सब चीज़ों को सीख सको। ओके नेक्स्ट है लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी। अपने स्टेट के, अपने कंट्री में ये भी एक प्रॉब्लम है कि अपने पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी है लेकिन अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट हमें जो टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है वो तुरंत नहीं आती है, उसको टाइम लगता है। ओके फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम आप यहाँ पे देख सकते हो जो इंडस्ट्री में आपको मिलेगा, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स, लैक ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड रीजनल इम्बैलेंस। देखो जो ऑलरेडी एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योर्स मैंने आपको इको के चैप्टर 1 में सिखाया था, ओनर जिसके पास बिजनेस आइडिया है, लेकिन जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं ना उनके पास मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन क्यों नहीं है? ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, या उनके पास प्रॉपर स्किल नहीं होता कुछ काम करने का। ओके और लास्ट प्रॉब्लम आप देख सकते हो रीजनल इम्बैलेंस। अभी महाराष्ट्र स्टेट में आपको सारे रीजन का जो इकोनॉमी है वो आपको सेम नहीं लगेगा। कोई डिस्ट्रिक्ट आपको ज़्यादा डेवलप मिलेगा, कोई डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा कम डेवलप मिलेगा, तो प्रॉपरली बैलेंस नहीं है। तो जब प्रॉपर बैलेंस नहीं होगा ना तो कोई जगह आपको बहुत अच्छा एक प्रॉपर सेटअप मिलेगा, इंडस्ट्री आप वहाँ पे अच्छा सेटअप कर सकते हो, बट कोई जगह एकदम रूरल गांव जैसा तो वहाँ पे आप प्रॉपर काम नहीं कर पाओगे क्योंकि वहाँ पे फिर इलेक्ट्रिसिटी और सबका प्रॉब्लम होगा। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज़ में क्या है ना, जनरल प्रॉब्लम्स है। अब प्रॉब्लम है तो उसका सल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो सेम जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कुछ सल्यूशन निकाला था, वैसे ही इंडस्ट्री में भी कुछ सारे मेजरमेंट्स है। जैसे हमारा पहला प्रॉब्लम क्या था कि गवर्नमेंट के बहुत सारे मल्टीपल प्रोसीजर्स होते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो वो प्रोसीजर को सिंपल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसको हम बोलते हैं सिंगल विंडो सेल। क्या नाम है? सिंगल विंडो सेल। सिंगल विंडो सेल का मतलब क्या होता है कि अभी आपका जो भी इंडस्ट्री का स्टार्ट से लेके रजिस्ट्रेशन, मतलब जितने भी प्रोसीजर के लिए आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, उसी एक विंडो सेल में, मतलब एक जगह पे आपके सारे प्रोसीजर्स, रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो जाएगा। इट्स लाइक कि आपको लेट्स से अमेज़ॉन पे कुछ ऑर्डर करना है
ठीक है, और आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो, तो आप पहले क्या करना है, आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके आप सब लॉगिन करते हो, अपने आप को रजिस्टर करते हो। अब ऐसा है क्या कि रजिस्टर करने के बाद आपको ऑर्डर कहीं और से करना होगा, अलग जगह जाके नहीं, उसी जगह पे उसी ऐप में आपके सारे काम हो जाएंगे, है ना, सीक्वेंस वाइज। तो वैसे ही इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल विंडो सेल, जहाँ पे आपको अलग अलग जगह जाके अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी एक विंडो सेल में, मतलब गवर्नमेंट ने वेबसाइट्स ही बनाए हुए हैं, तो उसी एक वेबसाइट्स के अंदर आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे कि हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन सी जगह अपने लिए सही होगी, सारी चीज़ें आपको वो एक सिंगल विंडो सेल में मिल जाएगा। तो यही लाइन लिखा है कि सिंगल विंडो सेल वॉज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड ऑल क्लियरेंस टू द एग्जिस्टिंग एंड प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। प्रोस्पेक्टिव मतलब जिनको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है, जो सोच रहे हैं, जो इन्वेस्टर अब तक है नहीं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उनके लिए सारी इन्फॉर्मेशन सब प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट क्या है, अभी ये एक नाम आपको याद रखना है, मैत्री। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मैत्री का फुल फॉर्म है महाराष्ट्र इंडस्ट्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। नाम थोड़ा हार्ड है क्या नाम है, मैत्री। मैत्री का मतलब क्या होता है, फ्रेंड, है ना। तो मैत्री एक इंडस्ट्री के लिए फ्रेंड बन के आया है, और ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आपको सारे इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन देता है। ये देखो, वॉज इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड ऑनलाइन कंसोलिडेशन इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको इन्वेस्ट करना है और लेकिन आपके पास प्रॉपर डेटा नहीं है, तो ये मैत्री ऑनलाइन पोर्टल में जाके आप क्या कर सकते हो, सारे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इंडस्ट्रीज़ के बारे में कि आप कौन से इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो मैत्री करके क्या है, ऑनलाइन पोर्टल। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। एम से क्या है, महाराष्ट्र, MA मतलब महाराष्ट्र। आई का मतलब हो गया इंडस्ट्री, टी का मतलब TR का मतलब क्या हो गया, ट्रेड, और आई का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। सिंपल एकदम। मैत्री में MA क्या है, महाराष्ट्र, ठीक है, आई क्या है, इंडस्ट्री, TR मतलब ट्रेड, एंड आई मतलब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल, ठीक है। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए स्कीम है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अवार्ड फॉर एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। स्पेस रेंट सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू एनकरेज पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल एग्जीबिशंस। देखो, अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट मोटिवेट कर रही है वो सारे एंटरप्रेन्योर्स को कि अगर उनके प्रोडक्ट में कुछ दम है, अगर उनकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, और सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगा। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको थोड़ा उनका कॉस्ट कम हो जाए, खर्चा कम हो जाए, और कम खर्चे में फिर वो अच्छे से क्वालिटी प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट कर सके। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन करने के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट काफ़ी मोटिवेशन दे रहा है। ओके, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। फिर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये एक बनाया हुआ है, और ये स्पेसिफिकली इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए बनाया हुआ है। इसमें क्या होता है कि अगर आपके इंडस्ट्री में एक विजन है, लग रहा है कि आगे जाके आपका इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगा, तो ये जो इकोनॉमिक जोन है ये आपकी मदद करता है आपकी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। आपको एडवाइजरी प्रोवाइड करेगा, आपको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, आपको एक्सपोर्ट करने में मेजरली हेल्प करता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को इंडिया के बाहर क्या कर सको, सेल कर सको, ठीक है। फिर एक लास्ट स्कीम है अपने इंडस्ट्री का, MSICDP। नाम थोड़ा सा हार्ड है। नाम क्या है, महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये चैप्टर जो है ये पूरा आपका डेटा वाला चैप्टर है। इसमें आपको बहुत सारी स्कीम्स के नाम लर्न करने पड़ेंगे। तो ये वो स्कीम का ही नाम है, MSICDP। तो MSI तो सिंपल है, देखो MSI क्या है, महाराष्ट्र स्टेट
इंडस्ट्री, बराबर। CDP क्या है? क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये इम्प्लीमेंट किया है स्कीम को स्पेसिफिकली MSME सेक्टर को डेवलप करने के लिए। अब ये MSME का मतलब क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि हम सिर्फ लार्ज इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करते हैं, तो जिसके वजह से जो माइक्रो इंडस्ट्री है, जो स्मॉल इंडस्ट्री है और जो मीडियम लेवल पे इंडस्ट्री आती है, उन पे से फोकस क्या हो जाता है? हट जाता है। और ऐसे इंडस्ट्रीज़ में फॉरेनर्स भी इन्वेस्ट नहीं करते। फॉरेनर का फोकस होता है कि लार्ज इंडस्ट्रीज़ पे इन्वेस्ट करो तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इनके लिए भी तो कोई तो होना चाहिए जो इनकी हेल्प कर सके, तो इनके लिए बनाया है ये स्कीम, महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। और ये लोग इस माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस की हेल्प करते हैं डेवलप करने में, सेम उनको एडवाइजरी देने में, उनको प्रोडक्शन करने में, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए ये स्कीम इन माइक्रो स्मॉल की क्या करती है? हेल्प करती है। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी स्कीम्स निकाले हैं। ये तो आप काफ़ी कम स्कीम्स पढ़ रहे हो, अगर आप रियलिटी में देखोगे तो और भी बहुत सारे स्कीम्स होंगे, बट आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। एक मैत्री याद रखना है, सेज याद रखना है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और एक MSI CDP। ओके, तो आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझा होगा। ये था आपका ओवरऑल इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया, एंड देन गवर्नमेंट ने जो सोल्यूशन निकाला उसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर हम लास्ट पार्ट करने वाले ये चैप्टर का, जो कि है सर्विस सेक्टर के बारे में, जो कि सबसे बड़ा टॉपिक है ये चैप्टर का। थैंक यू सो मच।